आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो केवीएस पीजीटी के हिसाब से तैयारी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें पहला हमारा चैप्टर होगा। और पहला चैप्टर मुंशी प्रेमचंद, ये केवीएस पीजीटी की क्लास होगी मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। और मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, आप देखेंगे इनकी जो कहानी है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा बहुत ही शानदार कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी। और मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ी होगी कभी ना कभी, वैसे 9th क्लास में पढ़ी होगी या 11th क्लास में पढ़ी होगी। ये जो हम पढ़ रहे हैं आरोह, पुस्तक का नाम क्या है? आरोह, और भाग 1 है ये। ठीक है, भाग 1 कहने का मतलब है कि ये जो पुस्तक है 11th क्लास की है, आरोह भाग 2 जो है वो 12th क्लास की पुस्तक है। तो अभी शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। बाकी कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि टीजीटी पीजीटी के लिए अलग से मतलब बना दीजिए, तो मैंने शायद पहले क्लास में ही आपको बताया था जो 6 से लेकर 10 तक की होगी वो आपकी टीजीटी वालों को पढ़ना है। 11 12 मैंने क्लास के हिसाब से बनाया है। टीजीटी पीजीटी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब आपको देखना है जब वहाँ पर क्लास मेंशन है, क्लास 11 है 12 है तो आपको वही देखना है। बाकी जो ग्रामर वाला पार्ट होगा उसको मैं सेपरेट कर दूंगी, टीजीटी ग्रामर पीजीटी ग्रामर वो आपका अलग हो जाएगा। चैप्टर आपको अपनी क्लास देखकर ही देखना पड़ेगा, इतना आप खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज जो क्लास है वो पीजीटी के लिए है। पहला चैप्टर है हमारा नमक का दारोगा, जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। अब मुझे लगता है सब कुछ क्लियर होगा, आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी, आपको स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी, वीडियो भी प्ले हो रहा होगा। एक बार आप कंफर्म कर दें, फिर हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, स्वाति जी कह रही नई स्टूडेंट है तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और मैं आपको बता दूं कि जो नए विद्यार्थी हैं, वैसे पुराने तो पढ़ चुके हैं, जो नए विद्यार्थी हैं उनको बता दूं थोड़ा सा, जितने भी हमारे कवि और लेखक हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर लगे हैं, आप देखेंगे प्रेमचंद को 6 क्लास में भी पढ़ेंगे, आप 7 में भी पढ़ेंगे, 7 में आई थिंक नहीं है, 8 में है और 9th में भी है, उसके बाद 11th में भी है। तो आप हर क्लास में बार बार प्रेमचंद को नहीं पढ़ेंगे, इसलिए एक बार इनको आप समझ लें। मैंने पहले दिन बताया था आप लेखक और कवि का अलग से नोट बनाएंगे, ताकि अगर किसी और क्लास में आप उनको पढ़ते हैं तो आप वहां से रिविजन कर लें, सिर्फ आप चैप्टर आगे पढ़ें। और इसके लिए मैंने पहले से कुछ कवि और लेखकों को जो हमने डिटेल में क्लास की थी वो मैंने अपलोड कर दिया है। केवीएस की जो केवीएस का सेक्शन है उसमें आप देखेंगे रिकॉर्डेड क्लास में वो क्लासेस आपको मिलेंगी, तो आप उनका अलग से नोट बनाएं एनसीईआरटी में शामिल कवि और जो लेखक हैं। तो मुझे लगता है आपका एक बार नोट बन जाएगा, तो जब आप क्लास में पढ़ेंगे तो आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हम एक बार पढ़ेंगे ही, क्योंकि जो नए विद्यार्थी हैं लाइव क्लास में वो अलग तरीके से पढ़ना चाह रहे होंगे। तो बिल्कुल आपने नोट बनाया होगा, नहीं बनाया है तो आप जाकर उस सेक्शन को चेक करिएगा, बहुत सारे कवि लेखक हमने अपलोड कर दिए हैं, बाकी नया भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो शुरुआत जो है मुंशी प्रेमचंद जी से करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था हम कवि परिचय देखेंगे, जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, माफ कीजिएगा, लेखक परिचय। किसी भी चैप्टर से पहले लेखक के बारे में जानना, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना, उनके कृतित्व के बारे में जानना महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम प्रेमचंद जी की बात करते हैं। लेखक कौन है कहानी के? प्रेमचंद। और प्रेमचंद का समय या हम जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? देखो, अगर आप नोट बना रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं बना रहे हैं, आपके नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो अपने नोट लेकर बैठिएगा। कुछ मेंशन करना है उसके अंदर तो बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे, आपका यहाँ से हो जाएगा रिविजन। जन्म इनका कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। अभी रिसेंटली ये सवाल पूछा गया था कि किसका जन्म स्थान लमही है, तो ध्यान रखेंगे 1880 ईस्वी में हुआ था, और स्थान क्या था? लमही गांव। कहाँ हुआ था? लमही नामक गांव में हुआ था। और ये जो लमही नामक गांव है ये उत्तर प्रदेश है ना, हमारे उत्तर प्रदेश के ही साहित्यकार थे। एक और हमारे साहित्यकार हैं, एक बहुत ही बड़े कवि हुए थे हमारे, जो लमही से संबंधित हैं, अगर आप उनको बता पाए कि वो कौन है। इनका निधन कब हुआ था? निधन की बात करें तो देखिएगा, निधन बहुत ही कम समय में 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1936 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। तो कह सकते हैं जितना जीवन काल था, वैसे बहुत कम भी नहीं था, लेकिन फिर भी जितना था, मतलब ऐसा नहीं 100 साल 200 साल 200 साल तो खैर कोई नहीं जीता है, 100 साल 90 साल तो लोग मिनिमम जी ही लेते हैं, लेकिन फिर भी जितना समय इन्होंने जिया वो साहित्य को इन्होंने समर्पित कर दिया। इनका मूल नाम क्या था? जो हम मुंशी प्रेमचंद देखते हैं, क्या ये इनका मूल नाम था? बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ से सवाल बनते हैं। आपने अपने सिलेबस के अंदर, पाठ्यक्रम के अंदर देखा होगा
कि वैसे तो एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन उसका लेवल जो होगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक का होगा पीजीटी के लिए, तो उसके हिसाब से आपको इनका पूरा परिचय देखना पड़ेगा, है ना। मूल नाम क्या था? धनपत राय। मूल नाम धनपत राय, मतलब जो इनका वास्तविक नाम था। तो इनका जो प्रेमचंद नाम है वो साहित्य के क्षेत्र में जाना जाता है। इसके अलावा एक और नाम था इनका जिसको कहा जाता है नवाब राय। तो उर्दू में लेखन कार्य करते थे शुरुआती में, उर्दू में नवाब राय बनारसी के नाम से, नवाब राय बनारसी के नाम से, सारे नाम याद रखने आप, नाम से लिखते थे। मूल नाम था क्या? मूल नाम था इनका धनपत राय। उर्दू में लेखन कार्य किया था, शुरुआती दौर की जो इनकी रचनाएं हुआ करती थी वो उर्दू में ही थी, और उर्दू में जब इन्होंने लेखन कार्य किया तो अपना नाम क्या रखा? नवाब राय बनारसी रखा था, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब धनपत राय को प्रेमचंद किसने कहा था, ये भी एक अच्छा सवाल है। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन एक उर्दू के लेखक हुए थे उस समय। आप जानते हैं भाषा हमारी उर्दू हुआ करती थी, या बहुत पहले फारसी भाषा भी थी। तो उर्दू के एक लेखक थे दया नारायण निगम, इनको आप मेंशन कर सकते हैं कि प्रेमचंद को, या प्रेमचंद जो नाम है, प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक और इनका नाम क्या था, ये शायद आप पढ़ चुके हैं, दया नारायण निगम। दया नारायण तो प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया। अब यहाँ से प्रश्न कभी बन जाए कि जो मुंशी प्रेमचंद हैं इनका वास्तविक नाम अगर क्या था, जो धनपत राय था, तो इनका प्रेमचंद नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ से आपका जवाब जो आता है दया नारायण निगम आता है। इनका एक और जो है इनकी मान्यता है कि इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, कथा सम्राट कहा जाता है। जब कथा सम्राट कहते हैं तो कथा के अंदर कहानियां भी आ जाती हैं, उपन्यास भी आ जाता है, ये आप जानते हैं। तो प्रेमचंद नाम दया नारायण निगम ने दिया था। इनको उपन्यास सम्राट किसने कहा था? उपन्यास सम्राट। और जब उपन्यास सम्राट की बात करते हैं तो नाम आता है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा, है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपको ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपको चीजें समझा रही हूँ। अब आप जब अपने नोट्स बनाएंगे तो नोट्स हमेशा शॉर्ट होते हैं, मतलब आपको छोटे से छोटा बनाना है ताकि जब आप रिविजन कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा समय ना देना पड़े। जैसे आपने प्रेमचंद डैश में दया नारायण निगम द्वारा, और उपन्यास सम्राट डैश लगाया शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। तो ये सब कहा दिया लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में अपने नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सुषमा जी ने लिखा है। उषा जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। ये यहाँ तक तो चीजें क्लियर हैं। एक अच्छा लगा कि आप लोग भी साथ साथ जो है जवाब देते जा रहे हैं। प्रश्न बनता है, इनकी पत्नी का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इनकी पत्नी थी, और इनकी पत्नी का जो नाम था, इनकी पत्नी भी साहित्य के क्षेत्र में जानी जाती हैं। उन्होंने इनकी जीवनी लिखी थी, जीवनी का नाम क्या था? प्रेमचंद घर में। तो पत्नी थी इनकी शिवरानी देवी, शिवरानी देवी। और इन्होंने जो लेखन कार्य लिखा, इन्होंने जीवनी लिखी प्रेमचंद जी की, और उस जीवनी का नाम क्या था? प्रेमचंद घर में। संस्मरणात्मक जीवनी आप कह सकते हैं कि अपने पति के ऊपर इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी थी प्रेमचंद घर में, किसने लिखा था? शिवरानी देवी ने, जो कि इनकी पत्नी थी, ठीक है। प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद को कथा सम्राट, जब आप उपन्यास सम्राट कहते हैं तो मतलब उसके अंदर कथा सम्राट भी आ जाता है।
और जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें लिए इनके लिए जो विशेषण प्रयोग किया गया है, कथा साहित्य के शिखर पुरुष, तो इसको आप भी मेंशन करें। प्रेमचंद क्या है? कथा साहित्य के शिखर पुरुष। तो ये भी इनकी संज्ञा दी गई है, या आप कह सकते हैं विशेषण इनके लिए प्रयोग किया गया है। कहानी सम्राट, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, जो भी मतलब कहानियों से संबंधित या कोई ऐसी चीजें जिसमें आप उपन्यास कहते हैं उसमें भी कथा होती है, कहानी कहते हैं उसमें भी कथा होती है, तो ऐसी जगह पर किसका नाम आता है? मुंशी प्रेमचंद जी का नाम लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, और बहुत ही एक प्रसिद्ध सम्मेलन हुआ था, लखनऊ के अंदर हुआ था, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, उसकी अध्यक्षता की थी। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है, ये थोड़ा सा आप याद रख लेंगे। 1936 ईस्वी में ये हुआ था, 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की। प्रगतिशील, टेढ़ा हो रहा है क्या मेरा लिखा हुआ? मैं उधर को जैसे थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है टेढ़ा होता जा रहा है, कोई बात नहीं। प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की। यहाँ से दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो समय और स्थान। समय याद रखना है, स्थान याद रखना है। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ के अंदर। और समय क्या था? 1936 ईस्वी। आप जानते हैं इनका निधन भी 1936 में हुआ था। तो अपने जीवन के कह सकते हैं ये इनका आखिरी सम्मेलन रहा होगा, है ना, जिसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो याद रखेंगे। इन्होंने एक हंस पत्रिका भी शुरुआत की थी उसकी 1930 ईस्वी में, ये भी आप मेंशन करें। 1930 में, 1930 ईस्वी में हंस पत्रिका की शुरुआत की। हंस पत्रिका कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका थी अपने समय में। बीच में हालांकि वो बंद हो गई थी, फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसको शुरू किया था आगे जाकर, है ना, शायद मैं सही नाम ले रही हूँ। राजेंद्र यादव जी, माफ कीजिएगा, राजेंद्र यादव जी थे जिन्होंने उसको शुरू किया था। ठीक है, हाँ, प्रगतिशील लेखक संघ था। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जो उपन्यास की विधा है उसका जो काल विभाजन किया गया है, इसको भी आप मेंशन करेंगे। उपन्यास विधा में काल विभाजन मुंशी प्रेमचंद को आधार बनाकर किया गया है। मुंशी प्रेमचंद को आधार बनाकर, मतलब बेस इन्हीं को बनाया गया है। आधार बनाकर किया गया है। और ये नामकरण क्या है? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। ये जो आप अब परिचय पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, तो सारे परिचय इनके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो प्रेम चंद पूर्व युग क्या है? जो इनके पहले का युग था उसको प्रेमचंद पूर्व युग कहा गया। दूसरा प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग। और तीसरा जो है प्रेमचंदोत्तर युग, प्रेमचंदोत्तर युग। ये उत्तर का मतलब होता है बाद का। तो एक तो प्रेमचंद के पहले का युग, दूसरा प्रेमचंद के समय यानी जब वो लेखन कार्य कर रहे थे, और तीसरा जो विभाजन किया गया वो प्रेमचंदोत्तर युग किया गया है। आप जानते हैं हर विधा में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जो कह सकते हैं सर्वोच्च स्थान जिसने अपना प्राप्त किया, और उसी को आधार बनाकर, जैसे हम निबंधों की बात करते हैं तो निबंध में हम शुक्ल जी को जो है आधार बनाते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं जो लेखन कार्य किया गया है इनका, क्योंकि इनका योगदान बहुत ज्यादा रहा था। तो उपन्यासों का जब हम विभाजन करते हैं तो किसके आधार पर करते हैं? मुंशी प्रेमचंद जी को ही आधार बनाया गया है, और इनके पहले का समय, इनका समय, इनके बाद का समय। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। और एनसीईआरटी में भी इस चीज का जिक्र किया गया है कि प्रेमचंद पहले ऐसे कवि हुए, पहले ऐसे लेखक हुए जिन्होंने जो रोमानियत
का धुंधलका था। धुंधलका कहने का मतलब हर जगह रोमानियत छाई हुई थी, प्रेम की रचनाएं ज्यादा हुआ करती थी। तो उन्होंने उससे निकालकर यथार्थ की तरफ हमें उन्मुख किया, आगे बढ़ाया। और इनके बारे में आप लिख सकते हैं कि ये शुरुआत में क्या थे? शुरुआत में आदर्शवादी थे। शुरुआत में आदर्शवादी थे और बाद में क्या हो गए? यथार्थवादी। बाद में क्या कहलाए? यथार्थवादी। अच्छा, आदर्शवाद क्या है, यथार्थवाद क्या है, ये समझने की जरूरत है। आदर्शवाद कहने का मतलब है कि आप जानते हैं उस समय अगर ऊंच नीच की बात होती थी या छुआछूत की बात होती थी, धर्म की बात होती थी, तो उसको हमेशा आगे बढ़ा चढ़ाकर दिखाते। कोई ब्राह्मण है, क्योंकि उसका उस समय पर अगर हम परिस्थिति को देखें तो उच्च समझा जाता था, उच्च कोटि का समझा जाता था, तो हर स्थिति में उसको ऊंचा ही दिखाना है। जो निम्न वर्ग के लोग हैं उसके खिलाफ कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे। तो इसको आप कह सकते हैं आदर्शवाद। मतलब वो नीचे है तो हमेशा नीचे ही रहेगा। जो आदर्श कहता है कि कहना मानेगा, वो कितने भी उसके ऊपर अत्याचार हो जाए वो मुंह नहीं खोलेगा, आवाज नहीं उठाएगा, है ना, तो उसको आप आदर्शवाद कहते हैं। लेकिन अगर यथार्थवाद की बात करते हैं तो यथार्थवाद ये कहता है कि जो सही है वो करो, सच्चाई लाओ सामने। जब आप यथार्थवाद की तरफ आते हैं तो आप देखते हैं जो निम्न वर्ग है वो भी खड़ा होता है, अपने हक के लिए लड़ने का प्रयास करता है। तो बाद में जब मिला जुला एक इनका रूप हमें देखने को मिल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। आदर्शवाद के साथ मिलता हुआ यथार्थवाद, मतलब आदर्शवाद भी था लेकिन उसके अंदर यथार्थवाद भी था। अंत में जाकर जीत जो होती है कहीं भी कहानी के अंदर यथार्थवाद की होती है। तो क्या शब्द प्रयोग किया गया इनके लिए? आदर्शोन्मुख जो है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। ये आदर्श की तरफ उन्मुख होता हुआ जो है यथार्थवाद, बिल्कुल यथार्थवाद जो है आदर्श भी है और यथार्थवाद भी है। ठीक है वंदना जी, अभी क्लास शुरू हुई है। ये तो हो गई इनके बारे में थोड़ी सी बात। वैसे आप जानते हैं कि अगर हम जीवन परिचय की बात करें तो पढ़ना चाहते थे, छोटी उम्र में ही इनके पिता का निधन हो गया था, लेकिन कुछ मेहनत की इन्होंने, अपने बलबूते पर बीए की परीक्षा इन्होंने पास कर ली। बाद में इनको सरकारी नौकरी भी मिल जाती है। लेकिन 1920 में, हालांकि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, आप इनके बारे में जानना चाहे जान सकते हैं। 1920 में इन्होंने सत्याग्रह से प्रेरित होकर अपनी जो है नौकरी से इस्तीफा दे दिया। गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो उसके बाद जो है लेखन कार्य लेकिन करते रहे थे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं जेल भी इनको जाना पड़ा था। और इनकी जो रचना थी बहुत ज्यादा देश प्रेम से संबंधित थी, तो अंग्रेजों के द्वारा उसको जब्त भी की गई थी। तो यही से एक सवाल बन जाता है कि इनकी कौन सी रचना थी जो अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी। ठीक है, तो अब इनकी रचनाओं की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी रचनाएं कौन सी रही हैं। रचनाएं तो वैसे आप जानते हैं जो इनकी कहानियां हैं, लगभग 300 कहानियां हैं। और उन 300 कहानियों को 8 भागों में मानसरोवर के नाम से संकलित कर दिया गया है। तो हम एक बार कहानी संग्रह देखेंगे। कहानी संग्रह इनके कौन कौन से हैं? तो कहानी संग्रह में है मानसरोवर। और ये जो मानसरोवर है ये कितने भागों में है? 8 भागों में है, इसको आप याद रखेंगे। 8 भागों में लिखा गया मानसरोवर। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो इनकी बहुत सारी कहानियां हैं। कहानियों पर हम आएंगे, है ना, कहानियों को भी देखेंगे। जो प्रसिद्ध कहानियां, हाँ वो सोजे वतन थी, बिल्कुल हम उस पर भी आएंगे। प्रसिद्ध कहानियां इनकी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। प्रसिद्ध कहानी, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे अगर हम कहानियों की संख्या देखते हैं, कुल संख्या जो है लगभग, अगर हम संख्या की बात करें तो लगभग 300 प्लस मानी जाती हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। मतलब अपने जीवन काल में इन्होंने 300 से ज्यादा कहानियों का लेखन कार्य किया। लेकिन कुछ प्रसिद्ध कहानियों की अगर हम बात करेंगे तो उसमें से आपका नमक का दारोगा आ जाता है। नमक का दारोगा। इसके अलावा हम कहानी देखें तो एक तो ईश्वरीय न्याय भी इनकी एक अच्छी कहानी है। कहानियां बहुत है। पंच परमेश्वर है, ईश्वरीय न्याय है, पंच परमेश्वर इनकी कहानी है।
पंच परमेश्वर है। इसके अलावा सौत एक कहानी इनकी मिल जाती है ना, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, कहानियां बहुत सारी हैं। पूस की रात, ये वो कहानियां हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। पूस की रात भी है। अलग्योझा एक कहानी है इनकी, यहाँ पर समय याद रखने की जरूरत नहीं है। अलग्योझा, अगर आपको समय भी पूरा लिखना है तो आप जो पुरानी वीडियो अपलोड की है उसको देखेंगे, वो मैंने उस हिसाब से बनाया था। लेकिन चूंकि केवीएस में मुझे नहीं लगता कि इसके वर्ड्स भी पूछे जा सकते हैं। जो कहानी मेन रूप से जो कहानी आपकी पुस्तक में है, जैसे कि हम नमक का दरोगा की बात करें तो 1914 की ये कहानी, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, तो इसका समय आप जरूर याद रखें। बाकी का समय आप स्किप कर सकते हैं। कफन इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी और बहुत ही अच्छी कहानी है। बड़े भाई साहब है, नशा है ना। तो बहुत सारी इनकी कहानी, सदगति, दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा 9th क्लास में मिलेगी तो उसको भी आप याद रखेंगे, दो बैलों की कथा। और जब दो बैलों की कथा पढ़ेंगे तो हम वापस से इनका परिचय नहीं देखेंगे, इसलिए आप डिटेल में इनका परिचय भी नोट बना ले और इसको देख ले। अब थोड़ा सा रचनाओं में आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, जैसे कि इनका पहला लेखन कार्य क्या था, सबसे पहले इन्होंने कौन सी चीजें लिखी हैं। तो इनकी जो प्रथम कहानी मानी जाती है किसी भी भाषा में, हिंदी में नहीं बात कर रही हूं मैं, प्रथम कहानी जो मानी जाती है वो क्या थी? प्रथम कहानी इश्के दुनिया व हुब्बे वतन। क्या थी? इश्के दुनिया, इसके दुनिया व हुब्बे वतन। वाह ही लिखा इन्होंने, वाह नहीं लिखा है, हुब्बे वतन। तो ये इनकी पहली कहानी थी। नाम आपको देखकर लग रहा होगा कि ये किस भाषा में है, बिल्कुल उर्दू में है। 1908 ईस्वी में ये पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किसमें? जमाना पत्रिका में, है ना। जमाना पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। और लैंग्वेज क्या थी इसकी, भाषा क्या थी? तो ये उर्दू में लिखा गया था। शुरुआत इन्होंने उर्दू लेखन से किया था, इसको आप नोट कर सकते हैं। जो लेखन कार्य हुआ था इनका उर्दू में किया गया था। इनका कहानियों का संग्रह जो प्रकाशित हुआ था, सोजे वतन, ये भी आप इंपॉर्टेंट कहानी के रूप में लिख सकते हैं। नवाब राय नाम से प्रथम कहानी संग्रह अगर हम बात करें, प्रथम कहानी संग्रह इनका कौन सा था? और वो क्या था? सोजे वतन, सोजे वतन। अब आप कहेंगे पहली कहानी तो पहले आ गई, कहानी संग्रह जो है कहानी संग्रह पहले आ गया, कहानियां बाद में आई हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी वर्ष जब, कहीं कहीं आपको 7 भी मिलता है, इसलिए मैं इस चीज को कंफर्म कर रही हूँ, कहीं कहीं 7 मिलता है, लेकिन ये 1908 जो है ज्यादा पुस्तकों में मिल जाता है। तो पहली कहानी संग्रह सोजे वतन किस नाम से इन्होंने लिखा था? एक तो उर्दू भाषा में था, है ना, ये उर्दू में था। और किस नाम से लिखा था? नवाब राय नाम से। अभी तक ये मुंशी प्रेमचंद नहीं बने हैं, नवाब राय नाम से इन्होंने लेखन कार्य किया था। तो ये छोटी सी आप जानकारी यहाँ पर याद रखें। प्रकाशन इसका कहाँ हुआ था? तो ये भी जमाना पत्रिका के अंदर ही प्रकाशित हुई थी पहली कहानी, और पहला कहानी संग्रह दोनों ही जमाना के अंदर। और किस नाम से लिख रहे थे? नवाब राय नाम से लिख रहे थे। शुरुआत लेखन की इन्होंने इसी नाम से की थी। अब जो कहानी संग्रह है इंपॉर्टेंट है, पहला है, इसके बारे में आप लिखेंगे कि इसे अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया था। इसे अंग्रेजों द्वारा, यहां से सवाल बन जाता है, जब्त कर लिया गया। और ऐसा माना जाता है कि सारी प्रतियां जो हैं जला दी गई थी। आदेश दे दिया गया था कि जिन्होंने इसको लिखा है उसके हाथ काट दिए जाएं। मतलब यहाँ तक वो आदेश पारित हो गया था। हाँ, शतरंज के खिलाड़ी है, गुल्ली डंडा है, बड़े घर की बेटी, हाँ यहाँ पर मैं आऊंगी सुषमा जी, बड़े घर की बेटी। लेकिन कुछ विद्वान जो है सौत को भी मानते हैं, कुछ विद्वान पंच परमेश्वर को भी मानते हैं। तो आप तीनों ही कहानियां अपने घर मन में याद करते हुए रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये जो कहानी संग्रह, इसमें आप याद रखेंगे इसके अंदर कितनी कहानियां हैं। इस संग्रह के अंदर कुल 5 कहानियां जो हैं वो संकलित हैं। हालांकि आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा कौन कौन सी कहानियां हैं, बस आप संख्या याद रखिए कि कितनी कहानियां हैं। लेकिन आप अपने रिवीजन के लिए लिख सकते हैं। केवीएस के अलावा अगर आप किसी एग्जाम की, जैसे यूपी की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहां पर पूछा जाने लायक सवाल बन जाता है। और ये कहानियां 5 कौन कौन सी हैं? एक तो वही है जो आपने पहले देखा, इश्के दुनिया व हुब्बे वतन, है ना, इश्के दुनिया,
इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन, ये जो है इनकी कहानियों के संग्रह में शामिल थी। इसके अलावा दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये संग्रह में है, जो इनकी 5 कहानियों का संग्रह था। तीसरी कहानी आप देख सकते हैं, यह मेरा वतन है, यह मेरा वतन है। इसके अंदर एक चौथी कहानी भी थी, शेख मखमूर, शेख मखमूर नाम की इन्होंने एक कहानी लिखी है। और इसके अंदर सिले मातम एक 5वीं कहानी है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कहाँ लिखूं। सिल ए मातम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शोक का पुरस्कार। ठीक है, ये सिल नहीं है, सिल है, इसको आप सिल कर लेंगे, सिला जिसको कहते हैं। इसका हिंदी अनुवाद क्या किया है? शोक का पुरस्कार, शोक का पुरस्कार, इस नाम से फिर इनका हिंदी अनुवाद किया गया था। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ये 5 कहानियां जो सोजे वतन के अंदर संकलित हैं। ठीक है, हाँ हिंदी, चलो आगे बढ़ेंगे। और जो सोजे वतन है पूछा था, उस पर किसका आरोप लगा था? सिडिशन का आरोप लगा था, मतलब देशद्रोह का आरोप लगाया गया था, और इस आरोप की वजह से ही इसको जब्त कर लिया गया था। ठीक है, अब यहाँ से सवाल बनता है, प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी कौन सी प्रकाशित हुई थी? तो बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए यहाँ से सवाल शुरू करते हैं अपने। प्रेमचंद नाम से प्रथम कहानी, अभी तक किस किस नाम से लिख रहे हैं? नवाब राय नाम से लिख रहे हैं। तो प्रेमचंद नाम से प्रथम कहानी कौन सी है? बड़े घर की बेटी, और कहानी का नाम बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी भी बहुत अच्छी कहानी है। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनको मैं थोड़ा सा बता देना चाहूंगी, अभी जो आप कहानी पढ़ी है नमक का दारोगा, यहाँ तो हम सिर्फ इसका सारांश देखने वाले हैं। आप एप्लीकेशन के होम पेज पर जाएंगे, एक ऑप्शन मिलता है आपको क्विक लिंक का, उस क्विक लिंक पर क्लिक करेंगे, वहां पर एक लिंक डाला हुआ है जो कहानियों, एक कहानी का चैनल है, उस पर बहुत सारी कहानियां हैं। तो आगे जो भी लंबी कहानियां होंगी उसके सिर्फ आप क्लास में सारांश पढ़ेंगे। आप वहां पर जाएंगे, वहां पर आपको कहानियां मिल जाएंगी, डिटेल में सुनाई हुई है। आप एक बार, अगर आपने नहीं पढ़ी है कहानी, तो बस कुछ नहीं करना, हेडफोन लगाना है और उन कहानियों को एक बार सुन लेना है, क्योंकि आप खुद से कहानी पढ़ते हैं या कहानियों को पूरा सुन के रखें तो मुझे लगता है जाना ज़्यादा बेनिफिट रहता है आपके लिए। तो अगर आपके पास पढ़ने का टाइम है तो इस क्लास के बाद संडे तक आपके लिए पीडीएफ अटैच कर दी जाएगी, पूरा कहानी जो है उसका पीडीएफ हो जाएगा, और क्लास की पीडीएफ तो रहेगी ही रहेगी। इसके अलावा अगर आपके पास पढ़ने का समय नहीं है तो आप वहां पर जाकर क्विक लिंक पर क्लिक करेंगे, सीधे आप चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो लिंक किसी और कहानी का लगा हुआ है, हालांकि मैं रिप्लेस करवा दूंगी उसको। तो वहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आपको कहानी मिल जाएगी, आप ये जो नमक का दारोगा कहानी है उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ 1910 में, बिल्कुल वंदना जी ने लिखा है। कब प्रकाशन हुआ था इसका? 1910 में। और कहाँ पर हुआ था? तो जमाना के अंदर। उस समय इनका जो प्रकाशन कार्य शुरू हुआ था वो किस पत्रिका के अंदर चल रहा था? जमाना पत्रिका के अंदर चलाया जा रहा था। ठीक है, इसके अलावा प्रेमचंद की पहली कहानी जो मानी जाती है वो सौत मानी जाती है। थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अलग अलग विद्वानों की मानता है, मान्यता है। जो प्रथम कहानी, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये कौन सी कहानी है? सौत है। ऐसा क्यों माना गया है? कहते हैं बड़े घर की बेटी, बहुत सारे जो विद्वान है इसको अनुवाद कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई पहली कहानी किसको माना गया है? 1915 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ये हिंदी भाषा में लिखी गई, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा ही देवनागरी लिपि हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये मैंने पुस्तक से उठाया था तो ऐसे ही उसमें मुझे मिला, मैंने ऐसे ही वहां पर जो है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई ये पहली कहानी इनकी मानी जाती है। 1915 ईस्वी में कहाँ प्रकाशित हुई थी? ये जो हुई थी सरस्वती में हुई थी, ध्यान रखेंगे, सरस्वती पत्रिका। और सरस्वती में प्रकाशन का मतलब आप जानते हैं कि अगर आप सरस्वती के अंदर प्रकाशन करने जा रहे हैं, मतलब आप एक तरह से आप कह सकते हैं एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और उस इंटरव्यू के लिए आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, तभी आप इसमें पास हो सकते हैं। तो जब सरस्वती के अंदर इनकी कहानी प्रकाशित हुई तो अपने आप में आप कह सकते हैं
अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं जो कहते हैं कि जो पंच परमेश्वर है इसको अभी आप नोट करके लिख सकते हैं, क्योंकि कई कई आपको जब ऑप्शन में ये ना मिले तो फिर आपको ऑप्शन में कुछ और भी होना चाहिए। तो कुछ आलोचक, हालांकि आलोचक का नाम नहीं है, कुछ आलोचक किसको मानते हैं, तो कुछ आलोचक पंच परमेश्वर को प्रथम कहानी मानते हैं। अब समय देखकर आप अनुमान लगा रहे हैं कि आपको क्या लगाना है। पंच परमेश्वर को प्रथम कहानी मानते हैं। और पंच परमेश्वर का जो समय है वो क्या है, पंच परमेश्वर का जो समय है वो 1916 ईस्वी है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, वैसे तो सौत या बड़े घर की बेटी में से ही आपको चुनना चाहिए, लेकिन ये भी आप नोट में रखें, कई बार अगर आपको ये दोनों ऑप्शन न मिले तो ऐसी स्थिति में पंच परमेश्वर भी यहाँ पर राइट आंसर। हाँ बिल्कुल वंदना जी, कुछ विद्वान जो है वो पंच परमेश्वर को भी मानते हैं 1916 ईस्वी में। अब प्रश्न बनता है, ये तो पहली कहानी की बात हो गई, इनकी अंतिम कहानी कौन सी है, ये भी एक अच्छा यहाँ से सवाल निकल जाता है। तो इनकी जो अंतिम कहानी है वो कफन है। अंतिम कहानी क्या है, कफन। और अंतिम कहानी है तो इसका समय क्या है 1936, मतलब उसी वर्ष इन्होंने अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, उसी वर्ष ये कहानी प्रकाशित हुई थी और उसी वर्ष इनका हो गया था निधन। एक और इनका गोदान उपन्यास, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास, उपन्यासों के क्षेत्र में आप देखेंगे तो गोदान जो है उपन्यास इनका आखिरी माना जाता है, हालांकि उस पर हम आगे चलेंगे। ठीक है, एक गुप्त धन भी इनकी कहानी संग्रह है, उसको भी आप याद रख लें। कहानी की हम चूंकि बात कर रहे हैं तो इन्होंने कहानियों के संदर्भ में लिखा है कि एक उत्तम कहानी वही होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा कथन है। एक अच्छी कहानी वो होती है, इसको आप लिखें, एक अच्छी कहानी, कई बार पूछ लिया जाता है परिभाषाओं के रूप में, एक अच्छी कहानी वो होती है इसका आधार, जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो, जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। ये कहानी की इन्होंने परिभाषा दी है, मतलब एक अच्छी कहानी प्रेमचंद की नजर में क्या है, जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। और ये कथन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किसका कथन है, प्रेमचंद जी का है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कथन हो जाता है, इसको आप अलग से नोट डाउन करें, हाईलाइट करें। और मुझे एक बार बता दें, ज्यादा छोटा तो मैं नहीं लिख रही हूँ, कहीं देखने में आपको प्रॉब्लम हो। हाँ, अंतिम कहानी जो है कफन है। इनकी माता जी का नाम आनंदी झा था, झा जो बड़े घर की बेटी की नायिका है। हाँ बिल्कुल, मंगलसूत्र इनका अंतिम उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है, बिल्कुल। स्वाति जी, मंगलसूत्र के विषय में जो प्रश्न, अगर अंतिम उपन्यास पूछा जाएगा तो कफन को माफ कीजिएगा, गोदान को मानेंगे, लेकिन अधूरा उपन्यास पूछा जाएगा तो मंगलसूत्र को मानेंगे, क्योंकि उसको अंतिम नहीं कह सकते हैं, जब वो पूरा ही नहीं हुआ तो अंतिम आप उसको कैसे मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से दो अलग अलग सवाल बनते हैं। अभी तो हम कहानियों की बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा उपन्यासों की तरफ चलते हैं। हालांकि मुंशी प्रेमचंद जी का रचना संसार बहुत बड़ा है, तो आप एक क्लास में, 1 घंटे की क्लास में शायद इनको समझना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको आप समझते हुए आगे बढ़ें। ये तो हो गई कहानियों की बात, कहानी संग्रह में आपने देख लिया। अब थोड़ा सा हम उपन्यास की बात करते हैं, उपन्यास के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है। योगदान की तो बात ही क्या है, क्योंकि सम्राट हैं तो इनके योगदान को तो हम कह ही नहीं सकते हैं। जानते हैं, शुरुआत में ये चूंकि उर्दू में लिखते थे तो इनके जो उपन्यास होते थे वो भी उर्दू में लिखते थे ये। ठीक है, शुरुआत जो हुई उर्दू से हुई और बाद में इसका अनुवाद किया गया। तो बहुत बार सवाल बन जाता है कि किस नाम का अनुवाद किस नाम से किया गया, मतलब कौन सा उर्दू उपन्यास था जिसका हिंदी में इस नाम से अनुवाद किया गया। तो उसको आप जरूर एक बार नोट बना लें। यहाँ पर आप उर्दू उपन्यास लिखेंगे, उर्दू उपन्यास, और हिंदी अनुवाद बाद में इन्होंने करवाया उसका या किया।
तो किस नाम से, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें। यहाँ पर पहला जो उपन्यास है, बेसिकली हम बात करें ज्यादा नहीं है, 5-6 ही है। असरारे माविद नाम से इन्होंने लिखा था, असरारे माविद। इसको आप कह सकते हैं इनका जो है प्रथम उपन्यास या पहला उपन्यास किसी भी भाषा में लिखा गया। 1903 से 1905 में लिखा गया ये, 1903 से 5 के बीच में इसको लिखा गया। और इसके बारे में याद रखेंगे, ये प्रथम उपन्यास है, जैसा कि मैंने कहा किसी भी भाषा में, तो इसको आप क्या मानेंगे, प्रथम उपन्यास, अगर भाषा नहीं पूछी जाती है तो। उर्दू में लिखा गया था, इसीलिए मैंने कहा पहला उपन्यास है, किसी भी भाषा में अगर पूछ लिया जाए। इसका अनुवाद देवस्थान रहस्य के नाम से किया गया था, देवस्थान रहस्य। और जो देवस्थान रहस्य नाम से अनुवाद किया गया 1905 में किया गया था, ध्यान रखेंगे, मतलब जब ये पूरा हो गया उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद इन्होंने कर दिया था। दूसरा है हम खुरमा व हम सबाब, हम खुरमा व हम सबाब। देखो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर पीजीटी लेवल तक का प्रश्न बने, अगर इनके व्यक्तित्व या कृतित्व से कोई सवाल पूछ लिया जाए तो कुछ भी इसके बाहर से ना जाए, आप पढ़ के रखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर तो आपको कहानी के रूप में समझ में आ जाएगी कि ये कहानी थी, उसका भाव ये था, संदेश ये था, उसके अंदर ये मुहावरे थे। अगर आपको कहानी समझ आ गई तो कहानी के एमसीक्यूज भी इजीली समझ आ जाएंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, जब यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, किसी लेखक या कवि के जीवन के बहुत अंदर से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उनकी रचना का जो क्षेत्र है वहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप एक बार इसके नोट्स अच्छे से बना लेंगे, है ना, इसके नोट्स अच्छे से बना लेंगे, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जब भी समय मिलेगा आप इसको रिवाइज कर पाएंगे। तो हम खुरमा व हम सबाब नाम से इन्होंने ये जो लेखन कार्य किया था 1906 ईस्वी में। और इसका जो हिंदी अनुवाद किया गया था, इसका अनुवाद प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, प्रेमा नाम से हुआ था, या फिर इसी को कह सकते हैं दो सखियों का विवाह, दो सखियों का विवाह। तो कई बार आपसे सीधा उर्दू में ना देकर वैसे पूछा जाता है हिंदी में ही, अनुवाद बहुत कम पूछा जाता है। 1907 में इसका अनुवाद किया गया था, लेकिन आप अपने सुविधा के लिए इसको रखें। तीसरा बाजारे हुस्न, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तीसरी जो रचना है इनकी बाजारे हुस्न, और ये जो बाजारे हुस्न है इसका किस नाम से अनुवाद किया गया, तो बाजारे जो हुस्न है 1917 सेवा सदन के नाम से, बहुत ही प्रसिद्ध रचना, ठीक है। 1917 किस नाम से अनुवादित है, सेवा सदन, सेवा सदन के नाम से जो है अनुवादित किया गया। और इसको इनकी पहली जो सेवा सदन इन्होंने अनुवाद किया था, जब हिंदी में इसको अनुवाद किया 1918 ईस्वी में, तो इनकी पहली प्रौढ़ रचना मानी गई। इसको आप याद रखेंगे, 1918 और हिंदी में पहली प्रौढ़ रचना। हालांकि हिंदी की मूल रूप से रचना नहीं है, लेकिन अनुवाद ही क्या कहा गया, प्रथम प्रौढ़ रचना इसको माना गया, इसके हिंदी संस्करण को। तो ये थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे जलवाए इसार, जलवा जलवा इसार नाम से इन्होंने एक रचना की, और इसका जो अनुवाद किया गया था वरदान के नाम से किया गया था, ध्यान रखेंगे। 1900 जो है 1900 आई थिंक 12 ईस्वी में ये किया गया था। तो और इसका जो अनुवाद किया गया था वरदान के नाम से, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। वरदान के नाम से कब किया गया था, 1921 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, गोशाए आफियत, गोशाए आफियत, और इसका अनुवाद किस नाम से हुआ था, तो इसका जो अनुवाद किया गया था प्रेमाश्रम के नाम से किया गया था। हिंदी अनुवाद महत्वपूर्ण रहेंगे, आप इन्हीं के नाम याद रखें। मुझे लगता है ये जब अनुवाद हो रहे हैं 1921 में ही हो रहे हैं, ठीक है, 1921 ईस्वी में ही किया गया। इसके अलावा चौगाने हस्ती जो है, इसके अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चौगान ए हस्ती किस नाम से है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से हाईलाइट कर सकते हैं। ये है रंगभूमि, जिसका पात्र कौन है, इसका पात्र है, आप बताएंगे, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं, है ना, 1925
1925 की रचना है। और किसना नाम से जो है गबन, किसना नाम से इनका जो मुख्य रूप से रचना किया गया था, इसको इन्होंने गबन के नाम से, गबन आप जानते हैं महिला के आभूषण के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। 1931 ईस्वी में इसका जो है प्रकाशन कार्य किया गया। तो ये मुख्य रूप से ऐसे उपन्यास हैं जो इनकी कह सकते हैं आप ओरिजिनल कृति कौन सी थी, उर्दू में थी। बाद में इन्होंने इन नामों के साथ इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, सूरदास, बिल्कुल सुषमा जी ने, सूरदास जो है रंगभूमि का पात्र। और एक और सोफिया, सूरदास और सोफिया को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, किसना 1907 की थी, बाकी ये भी 1907 में ही थी। ये जो सारी रचनाएं यहाँ पर देख रहे हैं 1907 ईस्वी की थी, और ये भी आई थिंक 1907, इसका मैं कंफर्म करूंगी। ठीक है, अब उपन्यासों की बात करें तो इनके ना कुल 11 उपन्यास जो है मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। एक तो आपने 7 यहाँ पर देख लिए हैं, एक प्रतिज्ञा भी है। प्रतिज्ञा जो है वो प्रेमा उपन्यास का संशोधित रूप है, ये भी आप नोट करके लिख सकते हैं। जो प्रेमा उपन्यास है, यहाँ पर आप एक अलग से नोट डालेंगे। और प्रेमा उपन्यास का, प्रेमा या दो सखियों का विवाह जो आपने देखा, प्रेमा उपन्यास का संशोधित संस्करण, संशोधित संस्करण जो है किस नाम से इन्होंने प्रकाशित करवाया था, तो वो किस नाम से हुआ था, प्रतिज्ञा नाम से हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रतिज्ञा नाम से। और कब करवाया गया था, 1929 ईस्वी में। तो ये आप एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखें यहाँ से। कर्मभूमि हो गई, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, गबन, ये सारे इनके द्वारा जो लिखे गए। बाकी देवस्थान रहस्य भी है, शुरुआती में आपने 7 देख लिए। कर्मभूमि, हाँ, प्रेमाश्रम हो गया, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, और एक और लिखिएगा कर्मभूमि। उपन्यासों में भी हम बात कर रहे हैं कर्मभूमि 1900, ये अनुवाद नहीं है, ओरिजिनल कृति, आप ध्यान रखेंगे। कर्मभूमि जो है 1932 में इन्होंने इसको लिखा था। और कर्मभूमि जो है ये कह सकते हैं अछूतों के ऊपर लिखा गया था, दलित किसानों की गाथा इसको कहा जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न बन जाए दलित या किसानों की गाथा किसको कहा जाता है, तो इसके अंदर इन्होंने इस बात का वर्णन किया है, किसानों की गाथा का ये उपन्यास है। ठीक है, गोदान इनका जो है एक उपन्यास, बहुत ही अच्छा। कितने हो गए, 7 हो गए थे, एक मिनट, यहाँ तक 7। और ये आपका प्रतिज्ञा जो है 8 नंबर का उपन्यास हो गया था। मैंने कहा कुल 11 उपन्यास थे, ये आपका 9 नंबर का था। एक यहाँ पर 10 नंबर पे आप गोदान लिखेंगे, और गोदान जो है 1936 ओरिजिनल उपन्यास है, दोनों ध्यान रखेंगे। ये मूल रूप से हिंदी में लिखे गए थे। और इसमें क्या है, इसमें भी किसानों, यहाँ पर पूरा आप कह सकते हैं किसानों के ऊपर ही आधारित है। किसान जीवन की महागाथा आप इसको कह सकते हैं, किसानों के जीवन की इसको महागाथा की संज्ञा दी गई है, या किसानों का उपन्यास भी आप इसको कह सकते हैं, है ना। और अंतिम जो उपन्यास है मंगलसूत्र, एक और उपन्यास क्या है इनका, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र का समय नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अधूरा है। तो सवाल यहीं से बन जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो अधूरा उपन्यास जो है वो कौन सा, मंगलसूत्र। तो क्या ये पूरा भी हुआ था, बिल्कुल। इनके पुत्र थे अमृत राय, इनके पुत्र कौन थे, अमृत राय ने इसको पूरा किया था, अमृत राय ने बाद में जो है पूरा किया। तो कई बार ये पिता पुत्र से भी प्रश्न बन जाते हैं, जैसे आप आदिकाल पढ़ रहे हैं, वहां पर देखते हैं कि जो रासो ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो, उसको जलहड़ ने पूरा किया था। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो विठलनाथ ने अपने पिता के ग्रंथ को पूरा किया था। तो वैसे ही इन्होंने भी अपने पिता की इस रचना को पूरा किया था। तो यहाँ से सवाल जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, हाँ, सूरदास, सोफिया, विनय जो है इसके पात्रों में आ जाते हैं। तो आप कह सकते हैं मुख्य रूप से 11 उपन्यास, प्रमुख जो 11 उपन्यास है
इनके नाम आप या जरूर याद रखें, क्योंकि प्रश्न सीधे कई बार बन जाता है कि कौन सा उपन्यास इनका है, या 4 ऑप्शन दे दिए गए कौन सा उपन्यास इनका नहीं है। तो दोनों तरीकों से प्रश्न बन जाए तो आपको कुछ याद रखना है, ठीक है। अब क्या इन्होंने कुछ निबंध भी लिखो, देखो इन्होंने हर क्षेत्र में अपने हाथ आजमाए थे। हालांकि कविता के क्षेत्र में इनका कोई ऐसा योगदान उल्लेख मिलता नहीं किसी पुस्तक में, लेकिन बाकी गद्य की जितनी विधाएं थी वहां पर इन्होंने अपने जो है हाथ आजमाए थे। तो कह सकते हैं इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे थे, और निबंध जो लिखे गए थे उसके संग्रह कुछ आप देख लें। निबंध संग्रह इनके कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं एक तो इनका जो है कुछ विचार, प्रश्न बन जाता है कुछ विचार किसका है, तो कुछ विचार। इसके अलावा बात करें तो एक इनका है साहित्य का उद्देश्य, साहित्य का उद्देश्य। साहित्य का उद्देश्य, और एक जो है इनके पुत्र के द्वारा लिखा गया था, एक तरह से आप निबंध ही कह सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी रचनाएं की थी या उनके जो लेख अलग अलग पत्रिकाओं में छपे थे, उसका प्रेमचंद चंद विविध प्रसंग नाम से जो है इनके पुत्र ने इसको छपवाया था। तो ये भी आप लिख सकते हैं, प्रेमचंद विविध प्रसंग। इनका नहीं है लिखा हुआ, लेकिन इनकी रचनाओं का संग्रह है प्रेमचंद विविध प्रसंग। तो इसमें आप थोड़ा सा मेंशन करेंगे कि अमृत राय ने इनके लेखों का, इनके लेखों का प्रकाशन करवाया, अलग अलग पत्रिकाओं में जो छपते थे। अपने पिताजी के लेखों को इन्होंने एकत्र किया, और एकत्र करने के बाद प्रेमचंद विविध प्रसंग नाम से इसका जो है प्रकाशन करवा दिया था। अब नाटक के क्षेत्र में भी कुछ काम किया क्या इन्होंने, हाँ इनके नाटक भी हैं। तो आप नाटक में एक तो संग्राम है, करबला है, प्रेम की वेदी, तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, इसको आप याद रखेंगे। 3 नाटक कौन कौन से हैं, संग्राम, दूसरा है करबला, और प्रेम की वेदी, प्रेम की वेदी। तो ये जो है आपको याद रखने हैं। इनके द्वारा 3 नाटक भी लिखे गए। अब बहुत ही नई विधा जिसको आप पत्रों का संग्रह कहते हैं, इन्होंने पत्रों का संग्रह लिखा, चिट्ठी पत्री, ठीक है। चिट्ठी पत्री जो है इनके पत्रों का संग्रह, बहुत ज्यादा मतलब पत्रों का संग्रह इन्होंने नहीं लिखा, इनके पत्र थे। तो इनके पत्रों का संग्रह क्या कहलाया, चिट्ठी पत्री। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है चिट्ठी पत्री किसके पत्रों का संग्रह है। तो चिट्ठी पत्री जो है प्रेमचंद के पत्रों का संग्रह, जो अपने साहित्यिक दोस्तों को इन्होंने लिखा होगा, ठीक। और इसको प्रकाशन किसने करवाया था, इसका संपादन किसने करवाया था, तो ध्यान रखेंगे इसका जो संपादन किया गया था वो अमृत राय और मदन गोपाल के द्वारा किया गया था। संपादन किसने किया, या इसके संपादक कौन है, तो अमृत राय, और दूसरे कौन है, मदन गोपाल। कलम का मजदूर जिन्होंने लिखा था मदन गोपाल, है ना। तो इनको आप याद रखेंगे, दोनों ने मिलकर चिट्ठी पत्री नाम से प्रेमचंद के जितने भी साहित्यिक पत्र थे उनका संकलन करवा दिया, मतलब उनका प्रकाशन करवा दिया था। चलिए, हाँ रूठी रानी उपन्यास है, बिल्कुल। मुख्य उपन्यासों में 11 आप याद रखें, रूठी रानी जो है वो भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 11 उपन्यास है उनको जरूर आप याद रखें। आगे बढ़ेंगे, कलम का सिपाही, इनकी जो संज्ञा है, बिल्कुल जो मदन गोपाल, अमृत राय ने कलम का सिपाही कहा, और मदन गोपाल ने क्या कहा था, कलम का जो है मजदूर कहा उनको। और कलम का जादूगर किसको कहा जाता है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। ये आप याद रख सकते हैं, इनको दी गई जो संज्ञाएं हैं आप इसको भी अलग कर दें, ठीक है। प्रेमचंद को, प्रेमचंद की अन्य जो है संज्ञाएं या उपाधियां आप इनको कह सकते हैं, जैसे कि हम बात करें तो कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, और एक आप याद रख सकते हैं कलम का मजदूर।
कलम का मजदूर, अमृत राय और मदन गोपाल। और एक नाम जो आता है इसको आप भी साथ में लिख लें कि कई बार ये ना बड़ा कंफ्यूज कर देता है। जो है कलम का जादूगर किसको कहा जाता है? कलम का जादूगर तो किसको कहा जाता है? बेनीपुरी जी को कहा जाता है। ठीक है, तो आप जब भी एक जैसी चीजें सामने आए तो आप उनको वहीं पर लिखकर खत्म करें। ये तो हो गई प्रेमचंद जी के बारे में सामान्य सी जानकारी, जो मुझे लगता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, है ना। एक बार मैं देख लेती हूँ शुरू से हमने क्या क्या देखा, जो देर से जुड़े होंगे उनको भी पता चल जाएगा। फिर आते हैं अपने चैप्टर की तरफ और समझने का प्रयास करते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आप पढ़ रहे थे, नमक का दारोगा इनकी कहानी है जो आगे अभी आप देखने वाले हैं। आरोह भाग 1 क्लास 11 की ये पुस्तक है। लेखक परिचय में आपने देखा 1880, जन्म जरूर याद रखेंगे किसी भी राइटर का जो आपकी बुक के अंदर शामिल है। तो 1880 से 1936 लमही गांव, अभी एनवीएस का जो पेपर हुआ था, टीजीटी की जो परीक्षा हुई थी नवोदय विद्यालय में, उसमें पूछा गया था 4 ऑप्शन देकर कि किस साहित्यकार का जन्म लमही गांव में हुआ था। और मैंने एक सवाल आपसे अभी पूछा कि इनके अलावा और किसका जन्म हुआ था, मतलब किसका संबंध लमही से है। 2 ऐसे साहित्यकार हैं। आपका आंसर नहीं आया, आप जरूर करें। इसके अलावा मूल नाम इनका धनपत राय था, उर्दू में नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद जो है नाम किसने दिया था? दया नारायण निगम, जो कि उर्दू के लेखक थे। उपन्यास सम्राट शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने कहा था। पत्नी इनकी थी शिवरानी देवी और इन्होंने एक जीवनी लिखी इनकी, जिनका नाम क्या था? प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद के फटे जूते भी लिखे गए हैं, आप बताइएगा। आई थिंक ये 11th क्लास नहीं 9th क्लास में है। प्रेमचंद के फटे जूते, बहुत अच्छी इनके बारे में इन्होंने लिखा है, व्यंग भी किया है थोड़ा सा इनके ऊपर। बहुत अच्छी कहानी, मतलब संस्मरण आप कह सकते हैं। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहते हैं, कथा साहित्य के शिखर पुरुष भी कहा गया है, एनसीईआरटी वालों ने कह दिया है। और 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की थी इन्होंने। 1930 ईस्वी के अंदर इन्होंने हंस पत्रिका का प्रकाशन किया था। उपन्यास विधा जो है 3 भागों में बांटी गई है। आधार कौन बना है? मुंशी प्रेमचंद बने हैं। प्रेमचंद के पहले का युग, प्रेमचंद के समय का युग और प्रेमचंद के बाद का युग, ये 3 यहाँ पर बताए गए हैं। शुरुआत में आदर्शवादी थे, बाद में यथार्थवादी हो गए, इनकी रचनाओं में ये देखने को मिल जाता है। कहानी संग्रह मानसरोवर 8 भागों में प्रकाशित है। प्रसिद्ध कहानियां आपने देख ली, वैसे तो बहुत सारी है, लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, तो आप सबके नाम याद रख भी नहीं पाएंगे। जो प्रसिद्ध कहानियां हैं उनको आप जरूर याद रखें। इश्क दुनिया व हुब्बे वतन जो है पहली कहानी किसी भी भाषा में, मतलब उर्दू में लिखी गई थी, तो आप इसको पहली कहानी मानेंगे। और सोजे वतन जो है कहानियों का पहला संग्रह था, जिसको अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया। ये दोनों रचनाएं किस नाम से लिखी गई थी? तो नवाब राय के नाम से लिखी गई थी, इसको आप याद रखेंगे। और प्रेमचंद नाम से पहली कहानी उन्होंने बड़े घर की बेटी लिखी, 1910 ईस्वी में जवाना पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुई थी। और सौत नामक कहानी 1915 ईस्वी में, जो हिंदी में लिखी गई कहानी मानी जाती है। कुछ विद्वान इसको अनुवाद भी मानते हैं, इसलिए मैंने ये शब्द प्रयोग किया है। सरस्वती में छपने वाली पहली कहानी कौन सी थी? सौत थी, ध्यान रखेंगे। कुछ आलोचक पंच परमेश्वर को भी प्रथम कहानी मानते हैं, जो कि 1916 की थी। और कफन इनकी अंतिम कहानी है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इन्होंने कहानी के बारे में कहा है कि एक अच्छी कहानी वो होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है। उपन्यासों में इन्होंने शुरुआत जो है उर्दू से की थी। पहले उर्दू उपन्यास लिखे, बाद में इसका अनुवाद किया गया हिंदी में। तो ये इनके बारे में आपने थोड़ी सी जानकारी ले ली है, रचनाएं आप पढ़ लेंगे। और प्रतिज्ञा जो उपन्यास है वो प्रेमा का ही एक संशोधित संस्करण आप कह सकते हैं, बाद में उस नाम से किया गया था। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है, जो इनके पुत्र ने पूरा किया था। इनका अंतिम उपन्यास पूछा जाएगा तो गोदान बताएंगे, और अंतिम कहानी पूछी जाएगी तो कौन सी होगी? कफन होगी। प्रमुख 11 उपन्यास में आपने देखा, रूठी रानी को भी आप लिख सकते हैं। रूठी रानी, अगर आप प्रतिज्ञा को हटा देते हैं, क्योंकि वो 2 बार अनुवादित हो चुकी है, तो आपकी 11वीं जो कहानी होगी वो यही होगी। ठीक है, निबंध संग्रह में कुछ विचार साहित्य का उद्देश्य, ये इनके द्वारा लिखे गए हैं संग्रह है। और बात करें तो इनके लेखों का प्रकाशन प्रेमचंद विविध प्रसंग के नाम से इनके पुत्र अमृत राय ने करवाया था। और नाटक इन्होंने संग्राम, करबला, इसके अलावा बलि की वेदी लिखा है। चिट्ठी पत्री नाम से प्रेमचंद के पत्रों का संग्रह इनके पुत्र ने प्रकाशित करवाया था। ठीक है, कलम का सिपाही अमृत राय ने, कलम का मजदूर मदन गोपाल ने, और कलम का जादूगर कहते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। ये जो है हरिशंकर परसाई ने, रघुवीर सहाय ने नहीं। प्रेमचंद के फटे जूते जो हैं, अच्छा आंसर दिया इंदु जी, सुषमा जी, उषा जी, मीना जी, स्वाति जी और
जितने लोगों ने भी आंसर दिया है, हरिशंकर परसाई जी की रचना है प्रेमचंद के फटे जूते, 9th क्लास में आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गई इनकी बात। अब थोड़ा सा अपने चैप्टर पे आते हैं और देखते हैं क्या है हमारा जो चैप्टर कह रहा है। मैं थोड़ा सा वापस जाना चाहूँगी अपने पीडीएफ के अंदर, क्योंकि आपका समय बच जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा पीडीएफ का यूज कर लिया था। तो गद्य खंड है आरोह भाग 1। जब आप आरोह भाग 1 को पढ़ते हैं तो पहला जो पेज है आपका, उस पर आप देखते हैं कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि वो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि किसी न किसी साहित्यकार ने उसको लिखा है और किसी न किसी विशेष विधा से जोड़ कर लिखा है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखें, किसी न किसी शब्द को पकड़कर किसका ये कथन है या किसने ये परिभाषा दी है उसको याद रखें, क्योंकि एनसीईआरटी की शुरुआत ही इन परिभाषाओं के साथ होती है। तो आरोह के अंदर जो पहला आपका पार्ट होता है, बुक के अंदर पहला पेज मिलता है, उसमें आपको ये कुछ परिभाषाएं दे दी जाती हैं। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। परिभाषा क्या कही गई है कि उचित जे कृष्णमूर्ति की परिभाषा है, कहते हैं कि उचित प्रकार की शिक्षा का अर्थ है प्रज्ञा को जागृत करना तथा समन्वित जीवन का पोषण करना, और केवल ऐसी ही शिक्षा एक नवीन संस्कृति तथा शांतिमय विश्व की स्थापना कर सकेगी। मतलब शिक्षा का उद्देश्य आप कह सकते हैं, यहाँ पर जो कुछ बोला गया है वो शिक्षा का उद्देश्य विषय पर इन्होंने अपने मंतव्य व्यक्त किए हैं। तो चूंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में कुछ भी महत्वपूर्ण चीजें नहीं छोड़नी है, आप उसको ध्यान रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, केवल शिक्षा का एक नवीन संस्कृति और शांतिमय विश्व की स्थापना करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। किसका कथन है? जे कृष्णमूर्ति का कथन है। अच्छा कथन है, उसको आप पकड़ के रखें। आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो यहाँ पर एक दूसरी परिभाषा दी गई है आपकी पुस्तक में, लिखा गया कि कोई भी पुस्तक कुछ शब्दों का संघात है। कोई भी पुस्तक क्या है? कुछ शब्दों का संघात है। शब्दों के समूह ही तो पुस्तक कहलाते हैं। अब यहाँ से कितना बढ़िया सवाल बनने लायक है कि किसने शब्दों के समूह को ही पुस्तक माना है। तो आपका उत्तर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं शब्दों के समूह ही तो पुस्तक कहलाते हैं, परंतु वे शब्द सजाकर इस प्रकार रखे गए होते हैं कि उनसे हम एक अर्थ पाते रहते हैं। मतलब वो शब्द कोई ना कोई अर्थ देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पुस्तक कहते हैं। ये किसमें इन्होंने लिखा है? साहित्य का व्याकरण नामक ग्रंथ के अंतर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। तो पुस्तक के बारे में या कह सकते हैं विषय सामग्री के बारे में इन्होंने ये लेखन कार्य अपना किया है, अपने विचार दिए हैं। अगला है कलाकार। अब कलाकार के विषय में अभी कला से संबंधित एक प्रश्न जो है एनवीएस में आया हुआ था, कला क्या है उसके बारे में एक सवाल बना हुआ था। तो यहाँ पर कहा गया है कलाकार होने के लिए जरूरी है कि वो चीजों को कम कर पकड़े, मतलब अनुभव को स्मृति में डाले। मतलब जो भी आप अनुभव कर रहे हैं अपनी यादों में उसको रखिए और अपनी यादों के माध्यम से आप अभिव्यक्ति दीजिए। मतलब पहले उसको देखिए, ऑब्जर्व करिए, अपने अंदर समाहित करिए, फिर उसको अभिव्यक्ति दीजिए, मतलब उसको बाहर लाइए और तत्व को रूप में डालें। मतलब कहानी का जो तत्व होगा उसके अंदर आप उसको डाल सकते हैं। इसका कथन है अंश फिशर का कथन है, याद रखेंगे। और यहाँ बहुत ही अच्छा कथन है डॉक्टर नामवर सिंह जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कहानी शायद समय की कला है। इन्होंने कहा है कहानी के बारे में लिखते हैं, कहानी क्या है? प्रश्न बन जाए कहानी क्या है। कहते हैं कहानी शायद समय की कला है। समय के साथ कहानी अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती हैं। कभी वर्षों को समेटकर एक क्षण में बांध लेती हैं, कभी क्षण को खोलकर वर्षों में फैला देती हैं, कभी समय के दायरे को तोड़ती हैं तो कभी टुकड़ों को जोड़कर एक दायरा बनाती हैं। ये किसमें लिखा है? इन्होंने कहानी और फैंटेसी नाम से लेखन कार्य किया था। नामवर सिंह जी जानते हैं, निबंधकार हैं तो और आलोचक भी हैं। तो इनके द्वारा ये समय के संदर्भ में कहानी से जोड़कर इन्होंने कहा है कहानी की जो है विशेषता इन्होंने बताई है। कहानी क्या है? साहित्य बहुत जादू है। देखो ये प्रेमचंद जी का है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप इसको अलग से हाईलाइट करके रखें। साहित्य वो जादू की लकड़ी है। अपने आप में लग रहा है कितना यूनिक सा ये स्टेटमेंट है, जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। मतलब कितना सटीक इन्होंने वर्णन किया है कि साहित्य क्या है? वो जादू की लकड़ी है। जादू की लकड़ी साहित्य को किसने माना है? मुंशी प्रेमचंद जी ने माना है। इनका जो निबंध है जीवन में साहित्य का स्थान, उसके अंदर इन्होंने ये बात मेंशन की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कथन हो जाता है
इसको आप अलग से हाईलाइट करके रखें। अब थोड़ा सा कहानी का सारांश, मैं ओरली आपको कहानी बताऊंगी, बाकी मैं आपको कहूंगी कि आप एक बार कहानी पढ़ें, पीडीएफ आपको लगा दी जाएगी, या फिर आप सुन लें जाकर लिंक पर। 1914 ईस्वी में प्रकाशन होता है। कहीं कहीं आपको इसका प्रकाशन 1913 भी दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया है 1914 दिया हुआ है, तो आप इस 1914 को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसका प्रकाशन हुआ। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक नया विभाग बनाया गया, ठीक है, जिसको क्या कहा गया? नमक का विभाग। अब जब नमक विभाग बनाया गया, वैसे तो आप जानते हैं कि नमक प्रकृति के द्वारा दिया गया है, उस पर किसी तरह का किसी व्यक्ति को या आप कह सकते हैं किसी भी इंसान को अधिकार करने का मतलब कोई भी अधिकार नहीं कि उस पर आप अपना अधिकार कर लें, क्योंकि उसने प्रकृति से हमें चीजें मिली हुई है। तो नमक पर क्या हुआ? अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा। आप नमक कानून के बारे में बहुत पढ़े, दांडी मार्च हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो जब नमक विभाग बना, तो नमक विभाग, और नमक एक बेसिक सी चीज है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंसानों को मतलब उस समय पैसे देने पड़ते थे। तो हर कोई चाहता था कि इस नमक विभाग के अंदर क्या करे? नौकरी कर ले। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो बड़े बड़े सरकारी अफसर हुआ करते थे, वो भी यहाँ पर दरोगा बनने के लिए लालायित रहते थे। नमक का दारोगा, जो आपकी कहानी है कि वो नमक का दारोगा बन जाए। क्यों बन जाए? क्योंकि आप जानते हैं दारोगा बनेंगे तो ऊपरी कमाई जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऊपरी कमाई के लिए जरूरी था कि नमक का दारोगा बन जाते। लेकिन उस समय क्या था कि फारसी, यहाँ पर एक वर्णन किया गया है कि फारसी की प्रेम कथाएं पढ़कर लोग नमक का दारोगा बन जाया करते थे, क्योंकि शिक्षा का माध्यम क्या था? फारसी था। फारसी में ही लोगों को शिक्षा मिलती थी, तो इसलिए ये शब्द प्रयोग किया गया है कि फारसी की प्रेम कथाएं पढ़कर लोग क्या बन जाते थे? नमक का दारोगा बन जाया करते थे, या जो है उनको नौकरी मिल जाया करती थी। तो ऐसे में एक व्यक्ति था, मुख्य पात्र के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके मुख्य पात्र में आप 4 लोगों को रखेंगे, फिर कहानी की शुरुआत करेंगे। जो मुख्य पात्र हैं, और मुख्य पात्रों में मुख्य रूप से आपको 4 ही पात्र मिलेंगे। वो 4 पात्र कौन कौन से हैं? एक तो इसका जो नायक है मुंशी वंशीधर है, मुंशी हैं। आप नोट बनाते चलेंगे, क्योंकि जो पीडीएफ होगी, हो सकता है ये पीडीएफ बाद में, पहली वाली पीडीएफ आपको मिलेगी, ये वाली पीडीएफ जो मैं पीडीएफ इस पर लिख रही हूँ वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, ठीक है। ये कौन है? इनको आप कह सकते हैं कथा का नायक, और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमेगी। दूसरा जो है उपनायक के रूप में आप देख सकते हैं, कौन है? पंडित आलोपी दीन है। पंडित आलोपी दीन। प्रश्न बन जाता है कि इनके मुख्य पात्र में कौन कौन शामिल है। तीसरा आप कह सकते हैं जो इनके पिताजी हैं, बूढ़े वंशीधर हैं, उनका भी थोड़ा सा रोल आता है। तो बूढ़े मुंशी, और बूढ़े मुंशी कौन है? तो इनके क्या है? पिताजी हैं, ठीक है। मुंशी वंशीधर के पिताजी हैं, जिनका नाम नहीं दिया है, बूढ़े मुंशी कहा गया है। और एक बदलू सिंह है। कौन है? बदलू सिंह। अच्छा, ये बदलू सिंह कौन है? तो ये जो बदलू सिंह है ये जमादार है, ये जमादार है। वंशीधर कौन है? ये है दारोगा, और बन गए हैं नमक के दारोगा। आलोपी दीन कौन है? तो आलोपी दीन जो है वो जमींदार हैं, आप कह सकते हैं। और जमींदार कोई ऐसे भी छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े मतलब सम्मान के हकदार अपने आप को समझते हैं ये। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? नमक के मतलब नमक से ही शुरुआत होती है कि कैसे नमक का नया विभाग बनता है, और लोग वहां पर नौकरी पाने के लिए, जो पहले से सरकारी नौकर हैं, वो अपनी नौकरियां छोड़ छोड़कर यहाँ पर जाना चाहते हैं। तो फारसी में एजुकेशन दी जाती थी, शिक्षा का माध्यम फारसी था। तो जो मुंशी वंशीधर हैं ये भी निकल पड़ते हैं नौकरी की तलाश में, और इनके जो पिताजी थे वो इनको समझाते हैं, हिदायत देते हैं। क्या कहते हैं कि ऐसी नौकरी ढूंढना, थोड़ा सा मैं इस वक्तव्य को पढ़कर सुना देती हूँ, बाद में मैं हालांकि इसको यहाँ पर आपको दिखा दूंगी। कहते हैं कि ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपर की आय खूब हो,
ऊपर की आय खूब हो, क्योंकि मासिक आय तो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते लुप्त हो जाता है, परंतु ऊपरी जो आमदनी है वो बहता हुआ स्रोत है जो सदा प्यास बुझाती है। मतलब एक पिता अपने पुत्र को ये कह रहा है कि एक ऐसी नौकरी ढूंढो जिसमें ऊपरी आय हो, और ऊपरी आय कहने का मतलब या तो आप दरोगा बन जाओ, पुलिस विभाग में चले जाओ, ताकि आपको लोग रिश्वत, ये ऊपरी आय किसको कहा गया है ध्यान रखेंगे, ऊपरी आय जो कहा गया है वो कहा गया है किसको, रिश्वत को। भाई आपके पास एक फिक्स सैलरी आ रही है हर महीने, तो उसमें आप अपने घर का खर्च ही चला पाओगे। वो कहते हैं ना कि पूर्णमासी का चांद, मतलब पूर्णिमा के दिन चांद पूरा होता है, उसके बाद धीरे 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 घटता जाता है। तो यहाँ पर जो शब्द इन्होंने प्रयोग किया है पूर्णमासी का चांद। अब यहाँ से आपका प्रश्न बन जाए कि पूर्णमासी के चांद से क्या अर्थ है, तो धीरे धीरे घट जाना, क्योंकि पूर्णिमा पर चंद्रमा बिल्कुल गोल हो जाएगा, उसके बाद जो उसका आकार है वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा, तो इसीलिए पूर्णमासी का चांद कहा गया है जो बंधी हुई सैलरी आती है। तो एक पिता जो है अपने पुत्र को ये संदेश दे रहा है कि नौकरी ऐसी ढूंढना। अब वंशीधर जाते हैं, इनको नौकरी मिल जाती है किसमें, नमक विभाग में। इनकी परिवार में सब खुश हो जाते हैं, लेकिन ये बेचारे बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे। अभी नौकरी को 6 महीने ही हुए हैं। कितने महीने हुए हैं नौकरी को, नौकरी को मात्र 6 महीने हुए हैं। और नौकरी को कितने महीने हो गए भाई, 6 महीने हो गए, ध्यान रखेंगे। अब इस 6 महीने की नौकरी है, एक दिन रात का समय है, और रात के समय में पुल से कुछ गाड़ियां जा रही हैं। गाड़ियों की आवाज गड़गड़ाहट सुनकर जो है उठ जाते हैं मुंशी जी, और देखने जाते हैं कि क्या है कौन है। देखते हैं पुल पर कतार लगी हुई है, किसकी, गाड़ियों की। तो चूंकि ईमानदार थे, डरते नहीं थे, जाकर पूछते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो सब लोग, पहले क्या होता था, जो वहां पर दारोगा होता था उसको रिश्वत खिला देते थे, आराम से गाड़ियां निकल जाया करती थी। लेकिन ये जो थे बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं ईमानदार थे। तो उनको बताया जाता है कि पंडित आलोपी दीन का ये सामान है। पंडित आलोपी दीन, और आलोपी दीन कहाँ वाले, साथ में बताया जाता है दातागंज के। कहाँ के रहने वाले हैं, दातागंज के। अब आप किसी के सामने ये कहेंगे कि दातागंज के पंडित आलोपी दीन, तो मतलब इनका अलग ही एक वर्चस्व है, लोग इनके नाम से भय खाते हैं, आप कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े इंसान है ये। तो पता चलता है आलोपी दीन का है, लेकिन चूंकि वो निर्भीक है, मुंशी जो है पहले से उनको पता है, सारी चीजें जानते हैं। पहले तो लोग चौंक जाते हैं, जो वहां के इनके साथ में जो इनके जमादार वगैरह थे, कि इनकी गाड़ी है कैसे रोकें। लेकिन वो हिम्मत दिखाते हैं और इनकी गाड़ी को रुकवा लेते हैं। पूछते हैं क्या है, पता चलता है इसके अंदर क्या है, नमक है। नमक होने का क्या मतलब है कि नमक की आप कह सकते हैं इलीगल जो है मार्केटिंग हो रही थी, अवैध तरीके से नमक को आगे बढ़ाया जा रहा था। तो गाड़ियां रोक ली जाती हैं। पंडित आलोपी दीन जो थे, यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है, लक्ष्मी की शक्ति पर पूरा भरोसा था। क्या शब्द प्रयोग किया गया है, उनको लक्ष्मी की शक्ति पर पूरा भरोसा था, पूरा भरोसा था। इसका मतलब क्या है कि धन से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर आपने धन दे दिया, पैसे दे दिया, आपके पास बहुत सारा धन है, तो आप किसी को भी कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इनकी एक और मान्यता थी कि अगर लक्ष्मी है तो न्याय और नीति दोनों क्या है, लक्ष्मी के खिलौने हैं। ये शब्द आप पकड़ के रखिएगा, न्याय और नीति। न्याय और नीति लक्ष्मी के खिलौने हैं, लक्ष्मी के खिलौने हैं। आगे आप इसको इंपॉर्टेंट कथन के रूप में देख लेंगे। ये किसका मत है, ये आलोपी दीन का मत है। तो पंडित वंशीधर चूंकि उनकी गाड़ी रुकवा चुके हैं, इनको पता चलता है, बड़े घमंड में आते हैं कि हमारे पास लक्ष्मी है, पैसे फेंकेंगे, अपना सामान निकल जाएगा। लेकिन जो वंशीधर हैं वो भी अपने कर्तव्यनिष्ठ एक कह सकते हैं दारोगा जी हैं, अड़ जाते हैं, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। तो इनको दिया जाता है पैसा, पैसा दिया जाता है, तो अपने आदमी से कहते हैं कि इनको 1000 का नोट दे दो। क्या कहते हैं भाई, 1000 का नोट दे दो। अभी नए नए दारोगा जी हैं और शायद कुछ पा जाएंगे तो शांत हो जाएंगे। अब ये कहते हैं तुम चाहे मुझे 1000 दो या 1 लाख दे दो,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गाड़ी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। दोनों में बहस हो जाती है और जो वंशीधर हैं वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं कि ये गाड़ी बाहर नहीं जाएगी और फाइनली इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने का काम कौन करता है? एक तो अपने जो इनके जमादार थे बदलू सिंह, उनको कहते हैं कि इनको गिरफ्तार करो। तो बदलू सिंह डर जाता है क्योंकि जानता है वो पहले से कि बहुत ही पहुंचे हुए इंसान है ये, तो मना कर देता है, मतलब पीछे हट जाता है। मना क्या करता है? पीछे हट जाता है। लेकिन जब दोबारा कहते हैं वंशीधर तो वो जाकर गिरफ्तार करता है। अच्छा, जैसे ही वो गिरफ्तार हो जाते हैं, कौन? आलोपी दीन। जैसे ही पंडित आलोपी दीन गिरफ्तार हो जाते हैं, हड़कंप मच जाता है क्योंकि इतने बड़े इंसान पर हाथ डालना अपने आप में ही मुसीबत मोल लेना था। तो जंगल में आग की तरह बात फैल जाती है और फिर हर जगह लोग कानाफूसी करने लग जाते हैं कि अच्छा गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ इनके सपोर्ट में बोलते हैं, कुछ इनके अगेंस्ट बोलते हैं कि हाँ अच्छा हुआ, कुछ कहते हैं नहीं नहीं अच्छा नहीं हुआ। अब देखो लक्ष्मी का प्रभाव कैसा है। दूसरे दिन अदालत में जाते हैं, क्योंकि इनके पास धन है, तो वहां पर जो भी वकील थे या जो भी जज थे उन सबको धन के आगे छोटा दिखाया जाता है, मतलब सब बिक जाते हैं और इनके पक्ष में मुकदमा चला जाता है, मतलब ये बरी हो जाते हैं। और जो पंडित, जो मुंशी वंशीधर थे, वो निलंबित कर दिए जाते हैं, अपने पद से उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। अब वो बेचारे वापस आ जाते हैं अपने घर और उनको थोड़ा सा इस चीज का भी अनुमान होता है कि शायद पैसा ही सब कुछ है, दुनिया में सच्चाई या कर्तव्य निष्ठा की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत सारी चीजें सोचते हैं वो। फिर जो आलोपी दीन है ये वापस आते हैं। कुछ दिनों के बाद जब उनकी नौकरी छूट जाती है तो उनको रियलाइज होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने मतलब कोई भी लालच उसको दे दिया, वो लालच के आगे झुका नहीं। कुछ भी उसको मतलब कितना बड़ा ऑफर किया, लाखों रुपए ऑफर कर दिए थे, लेकिन वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। तो उनको तलाश होती है उनका, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य है, सब कुछ है, तो एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत ही ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ हो, ईमानदार हो। तो उनको लगता है कि सबसे अच्छा मुंशी वंशीधर ही रहेगा, उसके पास जाते हैं। अब चूंकि मुंशी वंशीधर अब किसी भी कर्तव्य में बंधा हुआ नहीं है, तो उनसे कहता है कि उस समय जो मैं कर रहा था वो मेरी ड्यूटी थी, हालांकि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। तो फिर अपना सब कुछ कहते हैं कि मेरे पास जितना कुछ है मैं सबका आपको मैनेजर नियुक्त करना चाहता हूँ। और अंत में जाकर जो है अपनी चाबियां उनको दे, चाबियां क्या कहते हैं, सबको जो है पूरी संपत्ति उन्हीं के हवाले कर देते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपना मैनेजर जो है उनको नियुक्त कर दिया और नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, उनको गले से लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखकर। एक व्यक्ति जो अड़ा हुआ है कि पैसे के दम पर कुछ भी खरीद सकता है, वही व्यक्ति बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और मुंशी प्रेमचंद जी इस चीज को बहुत ही बारीकी से दिखाते हैं